तो चलिए आज विलियम सुरैन की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी की दुनिया में चलते हैं। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ये एक ऐसी कहानी है ना, जो ईमानदारी, परिवार के सम्मान और उस बचपन की मासूमियत के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है गारोग्लैनियन कबीले से। अब देखिए, इस कबीले के लिए ना उनकी सबसे बड़ी दौलत पैसा वैसा कुछ नहीं थी। नहीं, उनकी असली दौलत थी उनकी ईमानदारी। एक ऐसी पहचान, एक ऐसी प्रतिष्ठा जो उन्होंने सोचिए 11 सदियों से बना के रखी थी। लेकिन सोचिए क्या होता है जब इतनी पुरानी, इतनी महान परंपरा के सामने एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आ जाता है। बस यही सवाल हमें कहानी के बिल्कुल सेंटर में ले आता है, जहां दो लड़के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उन्हें एक बहुत मुश्किल फैसला लेना है। तो चलिए, सबसे पहले इस कबीले की जो पहचान है उसे जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, उनकी विरासत सिर्फ ईमानदारी नहीं थी, बल्कि गरीबी में रहते हुए भी अपने स्वाभिमान को, अपनी इज्जत को बनाए रखना था। और असल में यही तो गारोग्लानियन कबीले की सबसे बड़ी पहचान थी। हाँ, वो लोग बहुत गरीब थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका जो आत्मसम्मान था, उनकी जो ईमानदारी थी, वही उनकी असली दौलत थी। मतलब एक तरफ भयानक गरीबी और दूसरी तरफ कैरेक्टर की इतनी अमीरी, ये कॉन्ट्रास्ट ही इस कहानी की जान है। अब आते हैं कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स पर, आराम और मुराद। दोनों चचेरे भाई हैं। आराम, जो हमें ये कहानी सुना रहा है, वो थोड़ा संभल कर चलने वाला, सोचने वाला लड़का है। और वहीं दूसरी तरफ है उसका कजिन मुराद, जो बिल्कुल बिंदास है, जिंदा दिल है, जिसे सब थोड़ा सनकी भी समझते हैं। और इन्हीं दोनों के अलग अलग नेचर की वजह से कहानी में मजा आता है। और हाँ, एक और मजेदार कैरेक्टर है अंकल खॉसरोफ, परिवार के सबसे अजीब, सबसे विलक्षण सदस्य। उनका एक तकिया कलाम है जो वो हर बात पे बोलते हैं, कोई हर्ज नहीं, इस पर ध्यान मत दो। और ये लाइन एक तरह से परिवार की उस सनकी वाली बात को और दुनियादारी से उनके बेपरवाह रवैये को दिखाती है। अच्छा, अब कहानी में एंट्री होती है एक खूबसूरत सफेद घोड़े की। और ये घोड़ा, ये इन लड़कों के लिए एक ऐसा टेम्पटेशन, एक ऐसा लालच बन जाता है जिसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। और बस यहीं से उनके परिवार की बरसों की विरासत की असली परीक्षा शुरू हो जाती है। तो होता यह है कि एक सुबह तड़के 4 बजे मुराद उस शानदार सफेद घोड़े पर बैठकर आराम की खिड़की पर आता है। सोचिए आराम का क्या हाल हुआ होगा। एक तरफ तो वो हैरान है, खुश है, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल जानता है कि ये घोड़ा उनका हो ही नहीं सकता। वो इतने गरीब हैं कि घोड़ा खरीद ही नहीं सकते। तो बस वहीं से उसके मन में वो कश्मकश शुरू हो जाती है। और इसके बाद जो शुरू होता है वो है चोरी छिपे घुड़सवारी का एक सिलसिला। हफ्तों तक ये दोनों लड़के उस घोड़े को एक सुनसान जगह पर छिपाकर रखते हैं और हर सुबह उसकी सवारी का मजा लेते हैं। और यहीं हमें यह भी पता चलता है कि मुराद का जानवरों के साथ एक खास कनेक्शन है, एक अलग ही रिश्ता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये जो वो कर रहे थे वो चोरी थी? अब यहीं पर कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे साइकोलॉजिकल हिस्सा आता है कि आखिर ये लड़के अपने मन को कैसे समझाते हैं, अपने काम को सही कैसे ठहराते हैं। देखिए, उनके दिमाग में ना ये चोरी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनका इरादा पैसे कमाना नहीं था। वो तो बस उस घोड़े की सवारी करना चाहते थे, उस रोमांच को महसूस करना चाहते थे। ये एक तरह से बचपन की वो मासूमियत है जो बड़ों की दुनिया के कायदे कानूनों से बिल्कुल अलग होती है। उनका लॉजिक बहुत सीधा सा था, जब तक हम इस घोड़े को बेचने के बारे में सोचते भी नहीं, तब तक ये चोरी नहीं है। और बस इसी सोच के सहारे वो अपने परिवार के सम्मान पर आंच लाए बिना कम से कम अपनी नजरों में उस घोड़े की सवारी का मजा लेते रहे। लेकिन ये मासूम रोमांच ज्यादा दिन नहीं चलता। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां उनकी एक छोटी सी दुनिया असली दुनिया से टकराती है। तो होता यह है कि एक दिन उनका सामना हो जाता है घोड़े के असली मालिक जॉन बायरो से। अब जॉन बायरो के लिए कितनी मुश्किल सिचुएशन होगी, सोचिए। एक तरफ उसकी आंखों के सामने उसका चोरी हुआ घोड़ा खड़ा है, और दूसरी तरफ गारोग्लानियन परिवार की वो ईमानदारी जिसकी कस्में खाई जाती हैं। तो वो क्या चुनता है? वो आंखों देखी पर नहीं, बल्कि उस परिवार की इज्जत पर भरोसा करना चुनता है। और जॉन बायरो जो कहता है, वो लाइन कहानी का दिल है। वो कहता है, एक शक्की आदमी अपनी आंखों पर विश्वास करेगा, अपने दिल पर नहीं। मतलब वो लड़कों पर सीधा सीधा इल्जाम नहीं लगाता, बल्कि वो उनके परिवार की ईमानदारी पर भरोसा दिखाकर सारी जिम्मेदारी वापस उन्हीं के कंधों पर डाल देता है। तो अब सवाल ये है कि जॉन बायरो के इस भरोसे का उन लड़कों पर क्या असर होता है,
और बस यहीं पर कहानी हमें अपनी सबसे बड़ी सीख देती है। ये वो पल है जहां ज़मीर की जीत होती है। जॉन बायरो के उन शब्दों ने ना लड़कों के अंदर के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। उन्हें एहसास हो गया कि उनका ये छोटा सा रोमांच उनके परिवार की सदियों की इज्जत से बढ़कर नहीं हो सकता। और नतीजा, अगले ही सुबह वो दोनों चुपचाप उस घोड़े को वापस उसके बाड़े में छोड़ आते हैं। और यही इस कहानी का सार है। उन्होंने घोड़ा किसी डर की वजह से नहीं लौटाया। नहीं, उन्होंने घोड़ा लौटाया अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए। ये उनके अंदर से आई एक आवाज थी। अपनी पहचान, अपने कबीले की उस विरासत को जिंदा रखने की जरूरत थी। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। असल में ज्यादा कीमती क्या है? वो चीजें जो हमारे पास हैं, या फिर हम खुद जो हैं, हमारा जो किरदार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।